नई पॉलिसी बनाने में बहुत एक करेज चाहिए और पॉलिसी के प्रति एक कन्विक्शन भी चाहिए। कई बार पॉलिसी का विरोध बहुत होता है क्योंकि उसमें कुछ लोगों का जो उसमें मजा आ रहा होता है, मजा खत्म हो जाता है। युवा का एक बहुत बड़ी अपेक्षा आकांक्षा होती है कि मुझे आगे चल करके कोई अच्छा काम करने का, कोई नौकरी करने का एक अवसर मिले, लेकिन वहाँ जो ब्रिलियंट है वो पीछे रह जाते हैं और जो नीचे का माल है वो ऊपर हो जाता है, तो कितनी तकलीफ होती है। आज दुनिया के बहुत से देश मेड इन जापान छोड़ गए हैं, मेड इन चाइना छोड़ गए हैं, मेक इन इंडिया इसका उपयोग करते हैं। 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में भारतवर्ष आता था, सबसे कम गिरी हुई इकोनॉमी। आज फ्रेजाइल से हम टॉप 4 में आ गए हैं। ग्लोबल डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है उस सारे में 49% अकेले भारत की है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यहाँ की हमारी प्रिंसिपल श्रीमती सिमरन कौर जी, स्टूडेंट यूनियन के कन्वीनर डॉक्टर शशांक विक्रम जी, प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन एसआरसीसी श्री प्रत्यूष टेंग जी, को कन्वीनर स्टूडेंट यूनियन श्री अनुज जाटव जी, कॉलेज के सभी प्राध्यापक एवं प्रबंध समिति के सज्जनवृंद, सम्मानित अतिथिगण, युवा साथियों, भाइयों बहनों, सुप्रभातम, नमस्कार। मित्रों, भाइयों बहनों, वैसे तो आज आपने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अतिथि कहना तो चलो समझ में आता है, लेकिन मुख्य तो आज आप ही हैं। भले ही हम और आप एक मंच पर कुछ चीज़ों का विचार कर रहे हैं, हमारे साथ तो थोड़े से वर्ष बचे हैं। आपके साथ शुभकामनाओं सहित बहुत अच्छा खासा टाइम है जब इस देश का भविष्य आपके कंधों पर आने वाला है। आप जो आज इस रूप में मैं देखता हूँ कि आने वाला समय जब हम भारत को विकसित भारत 2047 तक बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, ये दायित्व भले आज हम स्कीमें, योजनाएं गवर्नमेंट चलाने में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप ही अपने जीवन में इसको एंजॉय भी कर पाएंगे और जितना आज के बाद योगदान आपकी पढ़ाई के बाद या पढ़ाई के समय में भी जो आप कर रहे हैं, इसका श्रेय सब आपको जाता है। मित्रों, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का नाम सुना था, लेकिन आज पहली बार यहाँ आने का मुझे मौका मिला है। मैं भी अपने आप को इसमें गौरवान्वित समझ रहा हूँ कि एक अच्छा कॉलेज, जिस कॉलेज की ख्याति बहुत दूर दूर तक ये सुनने को मिलती है, बहुत बड़े बड़े आज के मंचों पर बड़े बड़े दिखने वाले व्यक्ति, वो सब इस कॉलेज की प्रोडक्शन है। खुशी की बात यह है कि इस कॉलेज को इस वर्ष 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और आप एक शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। इस शताब्दी वर्ष के आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, एसआरसीसी कॉलेज, इसमें जैसा नाम से ही चिन्हित है कि इसमें कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट आदि चीज़ों को आप लोग पढ़ाते हैं और आप लोगों का जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो इस बात से आंका जा सकता है कि 2 वर्ष पहले तक जो विद्यार्थी यहाँ एडमिशन लेने आते थे और उसमें 100%, कभी 99, 98, इससे नीचे कभी मेरिट जो 12वीं की थी उससे नीचे एडमिशन मिलता नहीं था। यानी क्या लेवल इस कॉलेज के विद्यार्थियों का आपका रहा। और अब तो जो मुझे पता लगा है कि पिछले 2-3 वर्ष से और जो यूसीटी, सीयूटी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर भी 90% तक के मार्क्स जिनके होते हैं उसी को सौभाग्य मिलता है इस कॉलेज में आने का। एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज इस बिजनेस एनक्लेव में आने का मुझे लगता है कि जितनी जानकारियां आपको मेरे से पहले होंगी, मेरी शायद ही हों, क्योंकि मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला कि इस लेवल के कॉलेज को कभी मैं टच कर पाऊँ। पढ़ाई में 10वीं के बाद पिताजी ने मना कर दिया, पढ़ाई नहीं करनी। लड़ाई करके 12वीं तक की पढ़ाई की, बाद में बिज़नेस करना पड़ा। अब बिज़नेस की वो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं
वो शायद मुझे कुछ जानकारियाँ होंगी जो शायद आपको बाद में होने वाली हैं, उसको ज़रूर साझा करूँगा। बिजनेस करते करते मेरा सौभाग्य ये भी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मैंने प्राइवेट अपनी ग्रेजुएशन भी की थी, इस नाते से दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं छात्र हूँ, ये तो मुझे भी गर्व है। तो मित्रों, जो थीम आज सेंचुरी ऑफ एक्सीलेंस रीडिफाइनिंग पॉलिसी प्रोग्रेस एंड पीस, ये थीम एक महान संस्था की यात्रा में एक बहुत बड़ा थीम है, क्योंकि इसी के आधार पर आप अपने जीवन को मोल्ड करने वाले हैं कि हम आगे चल कर के इन पॉलिसीज़ के आधार पर इनको किस प्रकार से योगदान अपना करें और कैसे देश की इकोनॉमिक्स में अपना और मैनेजमेंट में अपना योगदान कर सकें। ये एक विषय आपके सामने ज़रूर आया है। पॉलिसी बनाने का काम, जब भी कोई काम करते हैं उसमें सरकार की जो पॉलिसीज़ होती है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि सरकार चलाने में मुझे 2014 के अंदर जैसे पहले मौका मिला, उस समय ही पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाएं, उसके सामने क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, ये सब बातें उस समय ध्यान में आई। और संयोग से देश का शासन उस समय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आ गया था। वो भी 2014 मई में आए थे और मुझे ये अवसर मिला था नवंबर 2014 में। जस्ट 6 मंथ्स का गैप हमारा है। मोदी जी ने कहा कि हरियाणा की एक सबसे बड़ी समस्या, जिसका मैडम ने भी जिक्र किया, वो है हरियाणा को लड़कियों को मारने वाला प्रदेश। ऐसा एक प्रचलित शब्द माना जाता था, गर्भ में मारना। अब जेंडर रेशियो को कैसे ठीक किया जाए, ये पहला अभियान आपको लेना होगा। हमने कहा ठीक है, आप शुरुआत करा दीजिए, बाकी हम करेंगे। 22 जनवरी 2015 को एक सम्मेलन करके उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये अभियान चलाया। शुरू हुआ, बहुत लोगों ने चर्चाएं करनी शुरू की कि ये कैसा अभियान है, कभी इस प्रकार का तो राजनीति में सोचा किसी ने नहीं। उस समय जब हम सोचते थे तो एक बात ध्यान में आती थी कि एक पॉलिटिशियंस थिंक्स फॉर नेक्स्ट इलेक्शन ओनली, whereas a statesman thinks for next generation also। तो ये सोच जब मोदी जी ने हमारे सामने रखी, हमने उस पर काम किया। जो 860 के लगभग रेशो आती थी एनुअल जेंडर रेशो, वो हमारे समय में 923 तक पहुंची। अभी लगभग 920, 23, 25, 22 ऐसी रहती है। एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट इसमें हुआ। आवश्यकता अभी भी और करने की है, लेकिन एक फंडामेंटल चेंज हरियाणा में आया। आज हरियाणा को कोई नहीं कहता कि जिस प्रकार पहले संज्ञा दी जाती थी, आज जेंडर रेशो काफ़ी निकट पहुंची है। तो ऐसा पॉलिसी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है और किस उद्देश्य से वो पॉलिसी बनाई जाती है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। हरियाणा में 10 साल तक बहुत अवसर ऐसे आए जब पॉलिसीज़ बनाई जाए। उस पॉलिसी के आधार पर पहले विचार ये आता था कि इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है। बहुत लोग अपने स्वार्थ के लिए पॉलिसी बनाते हैं, मुझे इसमें क्या लाभ होगा, मेरे जो साथी सरकार में उनको क्या लाभ होगा, जनता को लाभ होगा कि नहीं होगा, इसका बहुत कम सोचते थे। हमारा जो स्टेट एक्सचेकर है उसको लाभ होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में कभी सोचते नहीं थे। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। हरियाणा चूँकि 10 साल तक मैंने 9.5 साल तक शासन किया, उसमें बहुत से हरियाणा के उदाहरण आज मिलेंगे, सेंटर की कुछ बातें भी आएंगी, साथ में बताऊँगा। हमारे यहाँ 2 डिपार्टमेंट हैं, HSVP और HSIDC, जो एक तो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और एक रेजिडेंशियल प्लॉट्स, इन दोनों में काम करते हैं। टाउन कंट्री प्लानिंग की एक पॉलिसी थी क्या कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो पहले आएगा उसको लाइसेंस मिलेगा, उसको प्लॉट जो है बांट दिए जाएंगे। अब इस प्रकार की पॉलिसी में अपने चहेतों को जाके बता देते थे और आधे घंटे में जो चीज़ ओपन करते थे, किसी का पोर्टल खोलना है, आधे घंटे में समाप्त हो जाता था, वो लाभ उठा के चले जाते थे। और जो कुछ भी पैसा उसमें भर देते थे, बाद में उसकी ब्लैकमेलिंग करके उसमें करोड़ों रुपए कमाते थे। हमने आते ही सारा बंद किया। हमने कहा ये पॉलिसी ठीक नहीं है। पॉलिसी क्या हो, जनरल ओपन फॉर पब्लिक होनी चाहिए। हमने कहा कि ठीक है, जितने लोग किसी चीज़ की इच्छा प्राप्त करते हैं उनको सब अप्लाई कराइए। जो चीज़ें हमने मानो निश्चित उसकी लिमिट है और निश्चित उसका रेट है, उसको लॉटरी पर देंगे, जिसकी किस्मत में वो ले जाएगा। और जो इंडिविजुअल प्लॉट्स लेने हैं वो भी हम इस प्रकार की अलॉटमेंट नहीं करेंगे। हम जो पैसा देने वाले हैं, ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, उसको ऑक्शन कर देंगे, जिसमें से HSIDC का 10,000 करोड़ रुपया ये लॉस में चल रहा था, ऐसे ही HSVP का भी 9,000 करोड़ रुपया लॉस में चल रहा था। इन दोनों के लॉस समाप्त हुए और आज वो 10-12,000, 15,000 करोड़ रुपया प्लस में है दोनों। 40,000 करोड़ रुपये का ये लाभ ये सरकार को हुआ। लोगों ने कहा गरीब का
भला नहीं होगा, इसमें अमीर ही ले जाएंगे। तब हमने कहा कि जो लाभ कमाया हुआ है गरीब के लिए एक पॉलिसी बनाएंगे जिसके अंदर उसको 50%, 40%, 30%, 20% को रिबेट देंगे। लेकिन गरीब के बहाने से सब उसको खा जाएंगे, रगड़ जाएंगे, ये नहीं होने देंगे। अभी पॉलिसी के पीछे का एक हेतु था, हमारे संगठन मजबूत हुए, सरकार मजबूत हुई और गरीब को लाभ देने की भी हमने व्यवस्था बना ली। वरना हर कोई गरीब के नाम पर बांटता था और ले जाता था खुद। अब ये पॉलिसी का अंतर होता बढ़ने का, इसलिए मैंने आपको बताया है। पॉलिसी, कई बार पॉलिसी पैरालिसिस भी हो जाता है कि पॉलिसियाँ नहीं बनाएंगे, जैसा चल रहा ढर्रा चलते रहेंगे, क्योंकि नई पॉलिसी बनाने में बहुत एक करेज चाहिए और पॉलिसी के प्रति एक कन्विक्शन भी चाहिए। कई बार पॉलिसी का विरोध बहुत होता है क्योंकि उसमें कुछ लोगों का जो उसमें मज़ा आ रहा होता है मज़ा ख़त्म हो जाता है और उसके अंदर जो उनका चोरी करते थे उसके कारण से वो समाप्त हो जाती है। मैं दो एक पॉलिसी का जिक्र करता हूँ, हरियाणा के लोग यहाँ जो बैठे होंगे ज़रूर जानते होंगे और मुझे लगता है कि 20-25% हरियाणा से के रहने वाले होंगे, उनको जानकारी होगी। वहाँ नौकरियाँ बिकती थी और ये बहुत प्रदेशों में बिकती हैं। सिफारिशें करेंगे, अंडरग्राउंड मेथड अपनाएंगे, कोई ना कोई नकल चलाने के लिए भी तरह तरह का इम्पर्सोनेशन जैसे काम करेंगे। सिफारिश के साथ पैसे भी चलते हैं, कितने पैसे लाओ ये नौकरी दे देंगे। हमने मिशन मेरिट चला करके और नौकरियों को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से देंगे, जिसका शब्द प्रचलित हुआ बिना पर्ची बिना खर्ची, ये हरियाणा का शब्द है। अब उस पर बहुत सारे प्रदेशों ने इस पर काम करना शुरू किया लेकिन कर नहीं पाए। हमने उसको सख्ती से किया, विरोध हुआ, हमारे अपने लोगों ने विरोध किया और रिजल्ट उसका 5 साल के बाद आया। आज हरियाणा के बच्चे बच्चे पर कि उसकी ज़बान पर यह शब्द है कि अगर नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची दी है तो ये मनोहर लाल के शासन में मिली है। युवा का एक बहुत बड़ी अपेक्षा आकांक्षा होती है कि मुझे आगे चल करके कोई अच्छा काम करने का, कोई नौकरी करने का अवसर मिले, लेकिन वहाँ जो ब्रिलियंट है वो पीछे रह जाते हैं और जो नीचे का माल है वो ऊपर हो जाता है। तो कितनी तकलीफ होती है। हरियाणा बंद कर दिया। हरियाणा की लाइब्रेरीज जो खाली पड़ी होती थी, कभी कोई वहाँ जाकर पढ़ने की इच्छा नहीं करता था, पढ़ के करेंगे क्या, नौकरी तो मिलनी नहीं है। आज उन्हीं लाइब्रेरीज में 24 घंटे की जो बारी उनकी चलती है, रात के 2-2 बजे भी वो लाइब्रेरीज फुल रहती हैं कि हमको पढ़ने का अवसर मिलेगा, हम पढ़ेंगे तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ये विश्वास बना है। कर्मचारियों के ट्रांसफर्स, पॉलिटिशियन सोचते थे कि इसकी गर्दन पर तलवार ट्रांसफर की ही है कि जब चाहूंगा इसको उठा करके दूर फेंक दूंगा, और करते थे, वो घबराते थे कर्मचारी। हमने आने के बाद कहा कि नहीं, इसकी एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाएंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से बनेगी। उस पॉलिसी के आधार पर उसकी सीनियरिटी तय होगी कि सीनियरिटी के हिसाब से जिसका जहाँ अधिकार वहाँ मिलेगा। हरियाणा के अध्यापक पहली बार जब उन्हें लागू किया 94% ऑफ द टीचर्स वर सेटिस्फाइड कि हाँ हमारा काम ठीक हो गया, हमें कोई खतरा नहीं है। अब हरियाणा में है कि नहीं? तो ये पॉलिसी बनाने की है, उसके पीछे उसकी कन्विक्शन चाहिए, उसके ऊपर शक नहीं करना। अपोजिशन को करे उसको थमाना कि 5 साल इसका रिजल्ट देखो। आज वही अपोजिशन करने वाले सब लोग कहते हैं कि आपकी पॉलिसी जो ठीक थी, इस पॉलिसी के आधार पर ही हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। ये उनका भी विश्वास ये बना है। फिस्कल पैरामीटर्स होते हैं फाइनेंस के, आप लोग क्योंकि मैनेजमेंट और फाइनेंस दोनों के यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं, हमने सरकार में किन किन बातों का ध्यान रखा। लोक लुभावन नारे देकर के पॉलिसी लोग बनाते हैं कि ये मुफ्त देंगे, ये मुफ्त देंगे, ये मुफ्त देंगे। गरीब को मिलना चाहिए लाभ, क्योंकि वेलफेयर स्टेट के नाते उसको लाभ होता है, लेकिन एक पैरामीटर्स को उसको मेंटेन रखना ये बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है कि ये जो FRBM की एक लिमिट बनी हुई है लोन लेने की, किस किस को मालूम है? FRBM की लिमिट सरकारों के लिए होती है, अभी पॉलिसी का एक हिस्सा है। उसमें यह है कि कोई भी सरकार 3% से ज़्यादा, यानी जो उसका GDP है स्टेट का, उससे 3% से ज़्यादा वो नहीं ले सकते लोन, इतनी सीमा में है। अगर आपकी GDP बढ़ती है तो आपका 3% बढ़ जाएगा, ज़्यादा ले लें। कुछ सरकारें इसको लिमिट को तोड़ करके 4, 4.5, 5% तक भी चले जाते हैं। उन स्टेट्स की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, बाद में यहाँ तक स्थिति पहुँचती है उनको अगला लोन देने के लिए भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तैयार नहीं होती है, ये लोन डूब जाएगा। और अगर किसी ने 3% के अंदर रख लिया, उसके पास दौड़े दौड़े आते हैं कि हम इंटरेस्ट भी कम लेंगे, आप जो है हमसे लोन ले लो। हरियाणा ने उसको मेंटेन किया, 3%
3 और 3.5 के बीच में होता है, तो 3.4 इस लेवल तक, इससे ऊपर कभी जाने नहीं दिया। वेरज हमारे पड़ोस की स्टेट पंजाब, वो 5% तक भी चले जाते हैं। इतना अंतर है कि पंजाब आज कोई नया लोन लेना चाहे तो उसको 9-10% मिलता है, हरियाणा कोई लोन लेना चाहे तो वो 7.5%, 8% मिलता है। ये पॉलिसीज़ हैं, ये एक लिमिटेशंस बनाई जाती हैं। इसके ऊपर अगर आप मजबूती से कायम रहेंगे तो फिर समस्या नहीं आएगी। इसी प्रकार सेंटर की भी पॉलिसीज़ हैं, और ये आज की बनी हुई नहीं है। हम लोग कंपनीज बनाते हैं, उसमें इक्विटी होती है। इक्विटी के बारे में किसी को पता है क्या होता है? उस इक्विटी में यह कहा जाता है कि जिसकी इक्विटी 51% है, उसका पास मलकियत के, उसके ओनरशिप के राइट हो जाते हैं, और 49% के ऊपर उसके पास वो अधिकार नहीं रहते हैं। जो भी मैनेजमेंट होती है, बोर्ड होता है, उस बोर्ड में 51% वाले का एक राइट होता है ज़्यादा। तो इसी प्रकार से बिजनेस में करते समय पुराने लोगों की सोच बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैंने +2 के बाद दिल्ली में आकर के एक छोटी दुकान बनाई थी कपड़े की। गांव का रहने वाला, रोहतक जिले में गांव में, वहाँ से मैं चल के आया। संयोग था कोई वहाँ के रिश्तेदार रहते थे, उनका यहाँ दुकान बना लो। चलते समय दादाजी से आशीर्वाद लिया। दादाजी दुकान करते थे और वो अनपढ़ थे। उनका बेटा एक छोटा सा सूत्र देता हूँ, उसको ध्यान रखना। बिजनेस में करने जा रहे हो दिल्ली जैसे स्थान पर, आपको अगर अच्छा बिजनेस करोगे तो लोग उधार देने वाले बहुत आ जाएंगे, मेरा पैसा उधार लेकर के, और आप बिजनेस चालू करो। आपने अपने उधार की लिमिट रखनी है। ऐसा नहीं जो आए जितना आए ले लो। और लिमिट क्या है? अगर 1 रुपया तुम्हारे पास अपना है तो 1 रुपये से ज़्यादा बाहर से, बाजार से उधार नहीं लेना है। 2 रुपये के बिजनेस में 1 रुपया तुम्हारा, 1 रुपया बाजार का। यानी आज जो मैं 51 की बात कह रहा हूँ, उन्होंने 50-50 कहा था। तो इस नाते से ये जो इस प्रकार की जो लिमिट है, ये लिमिट एक बुजुर्ग आदमी, एक अनपढ़ आदमी, जो मुझे 1972 में बता रहे हैं, जो आज हम यहाँ के सरकार में भी हमको पता लगता है, कंपनियों में पता लगता है कि किस प्रकार के बिजनेस की लिमिट करनी चाहिए। मैंने उस लिमिट को जारी रखा और मैं सफलता को मैंने प्राप्त किया। 72 से लेकर के और 80 तक मैंने बिजनेस किया, 8 साल। आई नेवर फेल्ड। संयोग से 80 में मुझे कुछ भूत सवार हो गया था। मैंने घर परिवार छोड़ करके संघ का प्रचारक बन गया, दुकान भी छोड़ दी, और दुकान छोटे भाई को दे दी। चांदनी चौक में दुकान थी, भाई तुम चलाओ और अपने काम को, अपने परिवार को संभालो, और अब मेरा इससे लेना देना नहीं है। ये जो रेशो है, इक्विटी रेशो, उसने तोड़ दी। जितना अपने पास था उससे 6 गुना बाजार से ले लिया, और विद इन 3 ईयर्स ही फेल्ड। आखिर उसको दुकान छोड़नी पड़ी, बिजनेस खत्म करना पड़ा। ये तो मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन की बातें बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपके नाते से इन चीज़ों का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ की, चाहे कानून बने, चाहे पॉलिसी बने, चाहे कोई लिमिट्स आपको तय करनी है, चाहे एसओपी बनाने हैं, इन सब के एक सिस्टम ये बना के रखने पड़ते हैं। आगे चल करके क्या करना है, इसको सोच के ये सब करना पड़ता है। तो ये बातें सब जो मैं बता रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने इन चीज़ों को बहुत अपने सामने रख करके और देश को चलाया है पिछले 11 साल से। हरियाणा में संयोग से मैं 5 साल तक फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा, और उससे पहले मुझे अनुभव कहाँ से आया, मैंने बीच में 2 साल नौकरी भी की थी, 2002 से 2004 तक। उसमें मैं एक कंपनी का डायरेक्टर फाइनेंस बना। तो एक 12वीं पढ़ा हुआ बच्चा और ग्रेजुएशन करता है आर्ट्स में, लेकिन अनुभवों के आधार पर सीख करके वो फाइनेंस वाली कंपनी 450 करोड़ की वो भी मैंने चलाई, सरकार 10 साल चलाई, और आज 2 बड़े डिपार्टमेंट मोदी जी ने, एक पावर का इतना बड़ा डिपार्टमेंट और एक महुआ का डिपार्टमेंट, कई लाख करोड़ रुपए का बजट है उसका, कई लाख करोड़ रुपए का। तो इस नाते से ये सब चीज़ें आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, आपके अनुभवों के आधार पर तो अभी वो चीज़ें इकट्ठी नहीं हुई, लेकिन ज्ञान के आधार पर आप प्राप्त कर रहे हैं। अनुभवी लोगों की बातों को भी अगर ध्यान रख करके चीज़ों को आगे बढ़ाओगे तो निश्चित रूप से आपको जो है देश को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। मोदी जी ने 11 साल में जो नीतियाँ बनाई हैं उसमें देश को मजबूत किया है। जैसा सामाजिक रूप से मजबूत किया है, वैसा आर्थिक रूप से मजबूत किया है। सामाजिक रूप की कितनी नीतियाँ उन्होंने बनाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो मैंने बताया, स्वच्छता अभियान। अब ये स्वच्छता अभियान कोई आर्थिक नीति नहीं है, सामाजिक नीति है कि देश स्वच्छ होगा, प्रदेश स्वच्छ होगा, शहर स्वच्छ होंगे तो हमें बहुत लोग, दुनिया पसंद करेगी, हमारे साथ दोस्ती करेगी।
इसी प्रकार से पौधारोपण, पर्यावरण सुरक्षित करना, पानी को बचाना, ये सब चीज़ें हमारी सामाजिक चीज़ें हैं जिनको ठीक करने के लिए आज मोदी जी हर समय लगे रहते हैं। लोगों के मन में देशभक्ति की भावना पैदा करना, हर साल तिरंगे का अभियान लेना, अब ये कोई राजनीतिक इश्यूज नहीं है, इसके कारण से कोई वोट थोड़े मिलते हैं, लेकिन नहीं, हमें मजबूत करना, अपने समाज को सशक्त करना है और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमको मेक इन इंडिया, इसके ऊपर आगे चलना है कि हम देश की चीज़ें बना करके देश के भी उपयोग में लाएं और इसको बाहर एक्सपोर्ट भी करें। इन 10 सालों में हमने इंपोर्ट कम किया है, एक्सपोर्ट बढ़ाया है। मेक इन इंडिया के बाद जो चीज़ें आज हम बचपन में सुनते थे कि मेड इन जापान, बाद में वो कम हुआ तो आ गया मेड इन चाइना। आज दुनिया के बहुत से देश मेड इन जापान छोड़ गए हैं, मेड इन चाइना छोड़ गए हैं, मेक इन इंडिया इसका उपयोग करते हैं। जो इंडिया लगभग 250 देश हैं, उनका अगर आंकलन हम करते हैं तो पहले कभी 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में भारतवर्ष आता था, सबसे कम गिरी हुई इकोनॉमी। आज फ्रेजाइल से हम टॉप 4 में आ गए हैं। ये है ताली बजाने की चीज। जो जापान हमसे आगे होता था, हमने जापान को पीछे कर दिया है और आज हम 4 में आए हैं। बहुत जल्दी हम 3 में आएंगे। चाइना और यूएसए के बाद अभी 3 पर जर्मनी है। हम जर्मनी को आने वाले 2 सालों में पीछे छोड़ करके नंबर 3 पर आने की हमारी तैयारी है। ये मोदी जी की आर्थिक नीतियों का कमाल है। अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है, जैसे मैं बताया कि इंपोर्ट हमने कम किया है। एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है जीआईआई। जीआईआई में आज 2019 के अंदर हमारा 66th प्लेस था, 66वां, और आज उसके अंदर हम अपनी दुरुस्त करके सुधार करके 2025 में 38th रैंक पर आ गए हैं, 38वां स्थान। यानी एकदम आधे प्रदेश हमने पीछे छोड़ करके उनसे आगे निकल आया 66 में से। हमारी जो इनोवेशन कैपेबिलिटीज है उसके अंदर भी बहुत सुधार हुआ है। स्टार्टअप योजना, बहुत अच्छी स्टार्टअप योजना में जो नए युवा कॉलेज पढ़ करके और आते हैं, उनके मस्तिष्क में कोई नई इनोवेशन के आइडिया होता है, उसको इनोवेशन के नाते से किसी भी क्षेत्र में फील्ड में तैयार करने के लिए उनको हम पैसा भी देते हैं, उनको हम स्टाइपेंड भी देते हैं, उनको हम सैलरी का भी एक पार्ट देते हैं। तो इस नाते से स्टार्टअप बहुत बड़ी संख्या में, और मेरा ख्याल तो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप अगर आज हैं तो भारतवर्ष में है, ऐसा भी हम लोगों का मानना है। हमारा एक डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ा पैरामीटर है जिससे देश की सामान्य जन की आर्थिक स्थिति और उसका पे करने की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो उसका ईमानदारी से पे करता है। तो उसका पैरामीटर्स क्या है? हमने शुरू किया यूपीआई। यूपीआई जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम ये बना है। आज यूपीआई से पेमेंट यहाँ से करते हैं, देश के दुनिया के किसी भी कोने में यूपीआई से पेमेंट हो जाता है। और यूपीआई की पेमेंट हमारी जो है पूरे ग्लोबल डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है उस सारे में 49% अकेले भारत की है। तो एक प्रकार का हमारा जो बिजनेस का फ्लो बना है, बिजनेस के जो भी एटिकेट्स होते हैं, बिजनेस में ईमानदारी कितनी आए, ये उन चीज़ों को प्रति करता है। वरना तो हमारी संस्थाएं एनपीए की तरफ चल पड़ती थी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बहुत बड़ी संख्या में लोग घाटे में चले जाते थे। आज एनपीएस की संख्या बहुत कम हुई है ताकि उस बिजनेस के नाते से हर व्यक्ति को, छोटे से बड़े को, और उसका लाभ मिले। अब मैं अपने दोनों विभागों की तरफ से अगर आता हूँ, क्योंकि मुख्य बात तो ये मुझे मालूम नहीं कि आज की मेरी बातचीत कितनी आपके काम आएगी कितनी नहीं आएगी, लेकिन एक सुविधा मुझे है, क्योंकि आज आपका ये जो कॉन्फ्रेंस शुरू हो रहा है ये कितने समय का है, तो 3 दिन में बहुत वक्ता आएंगे, वो अपने अपने विषय को लेके आएंगे। हो सकता है वहाँ रिपीट जब हो तो आपको लगेगा ये तो पहले बताया जा चुका है, लेकिन ये समस्या मेरे साथ नहीं है, क्योंकि अभी तो आपको कुछ नहीं बताया गया। इसलिए जो मैं बताऊँगा वो आपके लिए नया है। फिर भी कुछ चीज़ें ध्यान रखने की, पावर डिपार्टमेंट, ये 2014 के अंदर जब मोदी जी ने सत्ता संभाली उस समय देश में 4.5% ये डेफिसिट था। कुल अगर हमको 100 यूनिट चाहिए तो हमारे पास 95 यूनिट थे। 4.5 यूनिट के लिए हमको जगह जगह कट लगाने पड़ते थे, जगह जगह ब्लैकआउट करने पड़ते थे। शहरों में तो ज़्यादा नहीं, गांव में तो लोग धरने भी देते थे, रास्ते रोकते थे। आज इन 10 सालों में
हमारी मांग भी खूब बढ़ी है। बढ़ती हुई मांग के साथ साथ हमारा जो डेफिसिट है वो भी हमने ख़त्म किया। आज 0% डेफिसिट ये 2025 में हमारा आया, 0%। और अब 2026 की बात बता रहा हूँ, इन 2 महीनों की ही, जिस प्रकार से हमारी बिजली का खपत और जिस प्रकार से जनरेशन हो रही है, अब हम बिजली के नाते से पावर सरप्लस कंट्री ये बन गए हैं। और हमने भूटान, नेपाल, श्रीलंका इन और बांग्लादेश, इन प्रदेशों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बिजली हमने एक्सपोर्ट किया है और इसकी मांग जहाँ जहाँ आसपास पड़ोस प्रदेशों को मिलेगी, उन सब प्रदेशों को हम जो है पावर देंगे। पावर की जनरेशन पहले केवल थर्मल पर ज़्यादा होती थी, थोड़ा उसमें पार्ट होता था हाइड्रो का। आज सौर ऊर्जा, इस सौर ऊर्जा का जो हमने बढ़ोतरी की है वो बहुत उल्लेखनीय है। सौर ऊर्जा में आज से 10 साल पहले ये सिर्फ 2.1 गीगावाट होती थी, अर्थात 28,000 मेगावाट, और जो आज बढ़ कर के ये 133 गीगावाट हो गई है, अर्थात 47 टाइम्स सौर ऊर्जा हमारी बढ़ी है। 47 टाइम्स सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान हमारे देश की बिजली के अंदर हुआ है। कुल मिलाकर हमारी जो इस समय पावर की जनरेशन 2014 से हमने 178 मेगावाट को हमने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाया है, और रिन्यूएबल एनर्जी ही 254 गीगावाट हो गई है, जो पहले 76 गीगावाट होती थी। तो एक प्रकार का सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा, सौर ऊर्जा के साथ विंड है और जो बड़े कुछ हाइड्रो वो भी इसके अंदर हमने बनाए हैं। तो एक प्रकार से मैं कहूँगा कि आने वाले समय में हमारी चूँकि आबादी बढ़ने वाली है, हमारी पावर की कंजम्पशन बढ़ने वाली है, डाटा सेंटर्स बहुत आने वाले हैं, ई बसेस बहुत आने वाली है, हमारा जो पेट्रोलियम, डीजल और इस प्रकार का जो ऊर्जा का स्रोत है ये तब्दील होकर के इन दोनों की जो डिमांड बढ़ेगी, उस डिमांड को बढ़ाने के लिए हमने पूरी अपनी तैयारी कर रखी है कि आने वाले समय के अंदर 2050 तक हमारा जो देश है सारी ऊर्जा अपनी भी उसको पूरा करेगा, और साथ में दूसरे देशों को भी जो बेचने की बात आएगी, उनकी डिमांड को पूरा करने की बात आएगी। यहाँ तक यूएई, दुबई, इनको भी समुद्र के रास्ते यानी अंडर सी केबल ये डाल करके उनको पावर सप्लाई करने की योजना हमारी बन गई है। तो पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसे ही अच्छा, न्यूक्लियर पावर एक बड़ा विषय, क्योंकि पहले न्यूक्लियर पावर बहुत कम होती थी, लोग थोड़ा डरते थे कि हमारे यहाँ न्यूक्लियर प्लांट लगेगा तो मालूम नहीं रिस्क कितना हो जाए, क्या हो जाए। लोग अभी भोपाल त्रासदी को बार बार याद करते हैं तो कहीं ये ना हो जाए। लेकिन 9 गीगावाट की आज जो है न्यूक्लियर के प्रोजेक्ट बहुत अच्छे ठीक चल रहे हैं और बहुत वर्षों से चल रहे हैं। अब धीरे धीरे लोगों का विश्वास बना है कि नहीं, न्यूक्लियर पावर की कोई समस्या नहीं है। 2047 तक 100 गीगावाट, 1 लाख मेगावाट जिसको कहना चाहिए, ये न्यूक्लियर पावर की जो हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, इससे हमारा खर्चा भी कम होगा, और ये जो प्रदूषण है, जो हम कोल की बिजली प्राप्त करते हैं, इस प्रदूषण को हम समाप्त करेंगे, हमारा जीवन ये सरल बनेगा। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये है। जैसा सौर ऊर्जा दिन में मिलती है, दिन के बाद रात को नहीं मिलती है, तो उस बिजली को स्टोरेज करके, बैटरी स्टोरेज और पंप स्टोरेज, 2 तरह के स्टोरेज के विषय हैं, इसको ज़्यादा संख्या में स्थापित करके इसमें हमें भी 6 घंटे यानी 7 घंटे तो लगभग 8 घंटे सौर ऊर्जा मिलती है, 6 घंटे और अतिरिक्त उस स्टोरेज से भी हम प्राप्त कर सकेंगे। धीरे धीरे आगे कैसे 24 घंटे बढ़े उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जहाँ तक अर्बन डेवलपमेंट का विषय है, इसमें भी इस बार के बजट में बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी डिपार्टमेंट को मिली है। पहला तो हाउसिंग फॉर ऑल, हर किसी परिवार को, हर किसी के व्यक्ति के सिर पर छत हो, उसको घर मिले, हाउसिंग फॉर ऑल की एक योजना बनाई गई। अभी तक उस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ और 22 लाख मकान ये मंजूर कर चुके हैं, 94 लाख ये लोगों को डिलीवर भी हो गए हैं। आने वाले 3 वर्ष के अंदर 1 करोड़ मकान नए ये शहरों में बनाए जाएंगे, 3 करोड़ मकान ग्रामीण क्षेत्र में बनाए जाएंगे। तो मकानों के नाते से हमारी आवश्यकताएं पूरी करने की बात हमने सोची है। फिर भी हमें लगता है कि 2047 तक हमारी आबादी जितनी बढ़ेगी, आधी उसमें शहरी हो जाएगी, आधी ग्रामीण रहेगी। 7 से 8 करोड़ नए मकान सरकार इसको भी बनाएगी। लाखों करोड़ रुपए इसके अंदर खर्च होने वाला है। तो इस नाते से हर किसी को मकान मिले, खास करके गरीब आदमी को
उसकी चिंता ज़्यादा कर रहे हैं। अमीर आदमी फिर भी अपने हिसाब से मकान खरीदता है, बनाता है, बेचता है, लेकिन गरीब आदमी को मकान आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसकी बहुत बड़ी योजना हमने बनाई है। इसी प्रकार शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन हमने बनाया, 1,62,000 करोड़ उसमें लगाए। अमृत और अमृत 2 यानी पानी सप्लाई करने की और पानी की निकासी की, इसी प्रकार जो सीवरेज की, ये सब व्यवस्थाओं के लिए भी 62,000 करोड़ रुपया ये हमने लगाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर देश में सड़कें, रेलवेज, इन सब के ऊपर भी 11 लाख करोड़ रुपया इस बार घोषित किया गया है कि इसको सड़कों का, आपको मालूम है कि ट्रैफिक जाम दिल्ली को ले लीजिए, आज से 20 साल पहले सड़कों पर इतना जाम होता था, यानी कहीं भी किसी चौक पर स्कूटर निकालने भी 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था। लेकिन आज कुछ थोड़ा इलाका छोड़ दिया जाए, अन्यथा मेट्रो ने इतना सारा कवर किया और रोड भी, फ्लाईओवर बने, उसका बहुत बड़ा लाभ हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने से ये हमको मिला है। आगे चल करके शहरों को ठीक करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड, इसकी घोषणा की गई है, ताकि जो पुराने शहर हैं, जहाँ के सीवरेज 50-50, 40-40 साल पुराने हो गए हैं, जहाँ बिल्डिंग्स बहुत पुरानी 60-70 साल, आज मैं मैडम से बात कर रहा था कि ये हमारी बिल्डिंग श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग कितने 75 साल की, 75 साल पुरानी हो गई है। और सबसे पुरानी बिल्डिंग हिंदू कॉलेज की 100 साल से भी ऊपर ये हो गई है। अब वो सारी बिल्डिंग तो समाप्त नहीं करके नहीं बनाई जा सकती, लेकिन बीच बीच में कुछ पार्ट्स वो बदलते रहते हैं। कॉलेज वही का वही रहता है, स्वरूप उसका वही का वही रहता है। मैं इसमें एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है। एक गांव में हमारा एक किसान साथी, उसके हाथ में एक हसिया देखा, दराती जिसको बोलते हैं, जिससे गेहूं काटे जाते हैं, फसल नीचे से जड़ से काटी जाती है। तो मैंने पूछ लिया, भाई तुम्हारी ये जो हसिया, तुम्हारी दराती बहुत बढ़िया है, कब ली है? तो थोड़ा मुस्कुरा के उसने उत्तर दिया कि ये दराती मैंने नहीं, मेरे पिताजी ने नहीं, मेरे दादाजी ने ली थी। मैंने कहा दादाजी, ये तो 100 वर्ष से ऊपर तब की दराती की? हाँ तब की है। मैंने कहा तब की दराती और अब तक चल रही है? क्या साहब, देखिए इस दराती के 2 हिस्से हैं। एक आगे लोहे का पतरा होता है जिससे काटा जाता है, एक पीछे उसका लकड़ी की डंडी होती है, डंडा होता है जिसको पकड़ा जाता है। तो जब कभी इसके दराती के जो दांत है वो घिस जाए, तो हम उस लोहे वाले को पास जा करके उसका बदलवा के नया लगा लेते हैं, और जब पीछे लकड़ी घिस जाए तो फिर इसको नया लगवा लेते हैं। दराती वही की वही है। तो उसी प्रकार से मुझे लगता है ये बिल्डिंगें भी, हमारी बिल्डिंग 125 साल पुरानी होती नहीं है, तो कभी हमने लाइब्रेरी बदल दी होगी, कभी हमने कोई उसकी एक विंग बदल दिया होगा, कभी दूसरा विंग बदल दिया होगा। कॉलेज वही का वही चल रहा है, लेकिन इसकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। पुरानी बिल्डिंगें शहरों में ऐसी ऐसी हैं जो गिरने लायक भी हो गई हैं। तो उसके लिए भी जो 1 लाख करोड़ रुपया और इसके साथ 3 लाख करोड़ रुपया लिया जाएगा फाइनेंस करा के, 4 लाख करोड़ रुपए की अगले 3 साल के लिए ये योजना बनाई है। कई इनोवेशंस ये किए गए हैं। सिटी इकोनॉमिक रीजन ये बनाया है कि 2-3 सिटीज़ को मिला करके एक इकोनॉमिक रीजन बनाया जाए, और उसमें 5,000 करोड़ रुपया हर उस जोन के लिए ये भी बनाया जाए। मित्रों, ये आंकड़े तो बहुत हैं, इन आंकड़ों के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, और आपको कितने याद रहेंगे, कितने काम आएंगे, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन कोई भी आदमी जब अपना काम करता है, उसको तब तक वो संभव नहीं होता जब तक ज्ञान के साथ साथ उसका जुनून ना हो। उस जुनून से, उस भावना से आदमी काम करता है। तो हमको इस भावनात्मक तरीके से भी मेरा अपना लक्ष्य क्या है, अपना लक्ष्य हो सकता है कि मैं अपने परिवार को जीवन यापन करूँगा, अपने परिवार को बनाऊँगा, उसी को बच्चों को पढ़ाऊँगा और मेरा लक्ष्य हो गया ख़त्म। एक व्यक्ति कहता नहीं, मेरा यानी समाज का भी मेरे ऊपर ऋण है, तो मेरा जो समाज है, मेरे जो एक प्रकार से मेरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी एजेंसीज़ हैं, उन एजेंसीज़ की सहायता के लिए मैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ, बहुत लोग तो पूरा जीवन समर्पित करते हैं, कुछ ना कुछ शेयर उसका भी होना चाहिए। इसलिए काम मैं कोई भी करूँगा वो देश हित में है कि नहीं है, प्रदेश हित में है कि नहीं है, समाज हित में है कि नहीं है, इसका विचार करके हम अपने बिजनेस के मैनेजमेंट की जो चीज़ें हैं उनको ज़रूर और बनाएंगे। मैनेजमेंट जो है वो हम अच्छी करेंगे। मैनेजमेंट में सब चीज़ें पैसे के हिसाब से नहीं तोलना, लेकिन इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा, उस रिजल्ट के हिसाब से मैनेजमेंट का भी एक फंडा ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। छोटी एक कहानी सुना के समाप्त करता हूँ कि मैनेजमेंट का फंडा क्या होता है। एक व्यक्ति व्यापार करता था,
सामान इधर से उधर वो कहीं ना कहीं उधार से अपना पैसे दे करके लाता था। बाद में उसको लगा कि सामान को लाने ले जाने के लिए साधन अपना खड़ा करना चाहिए, तो उसने क्या किया, एक घोड़ा खरीद लिया, और घोड़े के साथ में जैसे गाड़ी होती है बैलगाड़ी की तरह घोड़ा गाड़ी भी होती है, एक गाड़ी जो घोड़ा चला सके गाड़ी खरीद ली। अब इससे सामान लाऊंगा ले जाऊंगा तो मेरा पैसा बच जाएगा और मुझे लाभ ज़्यादा हो जाएगा। सोच तो अच्छी है, लेकिन जब वो एक दिन 2 दिन चलाया तो बाद में किसी ने कहा अरे घोड़े को कुछ खिलाता पिलाता है कि नहीं। तब ध्यान में आया कि हाँ घोड़े को खिलाना पिलाना भी होता है। अब वो खर्चा शुरू हो गया कि घोड़े को खिलाना। बाद में उसको लगा कि ये तो जितना मैं खर्च करता था उतना ही घोड़ा खा जाता, मुझे फ़ायदा क्या हुआ। तो उसको दिमाग में बात सूझी कि जो घोड़े को जितना खिलाता हूँ इसमें 25% कम कर लेता हूँ, कुछ तो लाभ हो जाएगा। उसने मानो 100 रुपया घोड़े को खिलाना होता था तो उसका 25 रुपया कम कर दिया। अब मैं 75 रुपये का ही इसको जो है दाना पानी इसका करूँगा, ये 25 बच जाएगा। अब उसके बाद भी घोड़ा तो अब घोड़ा ही होता, ताकत तो इसमें चलता रहा, 25% कम के बाद भी चलता रहा। उनका ये अब ठीक हुआ, अब लाभ हुआ। मैनेजमेंट उसको करनी थी अपने लाभ की। बाद में तो उन्होंने सोचा जब घोड़ा 25% कम करने के बाद चल रहा है तो एक बार 25% और कम करके देखो। तो उसने 25% और कम कर दिया। अब 50 रुपये का दाना खिलाने लग गया, घोड़ा फिर भी चल रहा था। थोड़ी दिन बाद उसको फिर लालच आया कि जब इससे ही कुछ नहीं बिगड़ा तो और एक 25% कम कर लेता हूँ। तो 25% और कम कर दिया, अब सिर्फ 25% घोड़ा चल रहा है। घोड़ा थोड़ा कमज़ोर तो दिखने लगा, लेकिन घोड़ा तो घोड़ा चलता ही रहा, कमज़ोरी के बाद भी चलता रहा। अब उसको लगा कि वाह ये तो बड़ा आसान काम है पैसा कमाने का। उसने जो बाकी 25% खिलाता था उसने कहा अब ये भी बंद करके देखो। उसने वो भी 25% बंद कर दिया। अब 5-7 दिन के बाद घोड़े का क्या हुआ होगा, आप बता सकते हैं क्या हुआ होगा? घोड़ा ढेर हो गया। एक बार गिरा तो उठा नहीं तो मामला खत्म हो गया। अब मैनेजमेंट उसने कमाने की करनी शुरू कर दी, लेकिन मन में भाव ये नहीं आया कि ये घोड़ा इसे खाता है तो खाते के उसका उपयोग क्या है, और बंद करूंगा तो उसका क्या हो जाएगा। जब घोड़ा भी समाप्त हो गया फिर बाद में पछताया कि ये तो मेरा मैनेजमेंट फेल हो गया। तो मैनेजमेंट करते समय भी हमें हर पहलू उसका सोचना है, खाली पैसा विषय नहीं होता, उसके परिणाम क्या होंगे इस परिणाम को ध्यान में रखते हुए और सोचना चाहिए। कभी कभी मैनेजमेंट ऐसे लोग हैं दिमाग बहुत तेज होता है, मैनेजमेंट करते समय ये नहीं ध्यान करते इसका परिणाम अच्छा होगा कि बुरा होगा। एक बार भ्रष्टाचार की कहानी सुनाता हूँ, कैसे भ्रष्टाचार लोग करते हैं। पता हो तो फिर आदमी सोच सकता है कि ये नहीं होने देना चाहिए। एक उद्योगपति थे, उन्होंने सरकार के जो उद्योग सचिव होते हैं उनके पास एक फ़ाइल भेजी कि मैंने एक नया उद्योग लगाना है और जो है मेरी एक फ़ाइल क्लियर कर दो। अब वो भेज दिया उन्होंने अपने मुंशी के माध्यम से, वहाँ उसको क्लर्क को दिया, क्लर्क ने सचिव के पास पहुँचा दिया और सचिव ने लेके रख ली फाइल। 10 दिन 20 दिन महीना पड़ गया, वो फिर आए क्लर्क के पास कि साहब को कहो कि मेरी फाइल क्लियर करके दे। तो क्लर्क ने जब साहब को कहा, सचिव को कहा, अरे भी जल्दी क्या है, कुछ हिसाब किताब दाना पानी होगा तो फाइल क्लियर कर देंगे। तो उसने जाके कह दिया, उसने जाके उद्योगपति को कह दिया। उद्योगपति को बड़ा गुस्सा आया कि सचिव स्तर पर भी भ्रष्टाचार होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है फाइल तो निकलवानी है, अच्छा जाके हाँ कराओ, ठीक है हम तेरी सेवा पानी कर देंगे। तो उस सचिव ने फाइल के उस कागज़ के ऊपर जो एप्लीकेशन दी थी उस पर लिख दिया अप्रूव्ड। अप्रूव्ड लिख दिया। अप्रूव्ड लिख दिया तो जा करके फाइल उसने दिखा दी कि हाँ अप्रूव हो गई है, कर दो फाइल। कि नहीं पहले दाना पानी जो देना है, जो चाय पानी देनी है वो दो तो फाइल दूंगा। तो उसने जाके मालिक उद्योगपति को कहा, उद्योगपति ने कहा कि नहीं जो फाइल उसने अप्रूव लिख दी है तो फिर क्यों देना, मैं देखता हूँ, जाके कह दो फाइल दो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूँगा। उन्हें जाके कह दिया, सचिव के पास पहुँचा, सचिव ने कहा ठीक है फाइल लाओ। फाइल आ गई। उस फाइल के आगे अप्रूव के आगे जगह बची हुई थी, उसी पेन से लिख दिया NOT नॉट अप्रूव्ड। अब नॉट अप्रूव करके भेज दिया तो उसने जाके क्लर्क ने उस मुंशी को बताया, मुंशी ने अपने मालिक को बताया यानी उद्योगपति को कि साहब वो तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई? उन्होंने कहा कि अप्रूव्ड के आगे लिख दिया नॉट अप्रूव्ड। तो गड़बड़ हुई भाई, तो हमें सोचना चाहिए था, हमको तो ठीक करना चाहिए, इसको ठीक करने के लिए जाओ
अब कुछ हाथ में ले जाओ, और वो हाथ में ले जा करके उसको जाके दे दिए कि हाँ भाई ठीक है, अब दो, फाइल तो ठीक करनी है। अब फाइल ठीक करने के लिए उनका ठीक है, कोई बात नहीं है कि हो जाएगी। अब उसने फाइल वही मंगवाई, तो जहाँ लिखा था NOT, वहाँ उसके आगे ई लगा दिया, नोट अप्रूव्ड, और दे दी। अब मैनेजमेंट इस प्रकार से लोग करते हैं कि कैसे गड़बड़ करनी है, कैसे उसको ठीक करना है। तो बाद में उस सरकार का जो यानी सचिव से भी ऊपर जो कोई मंत्री रहे होंगे, तो मंत्री को जाके कहा उस उद्योगपति ने कि तुम्हारे यहाँ बड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि ये किस्सा हुआ, सारा बता दिया, और क्या करूँ मैं कि उस सचिव को हटाओ। तो उसने कहा कि देखो भाई, ये सचिव तो हटेगा नहीं। बोले क्यों नहीं हटेगा? कि जिसकी बुद्धि इतनी तेज है कि अप्रूव करता है, नॉट अप्रूव करता है, नोट अप्रूव करता है, इस तेज बुद्धि वाले आदमी को तो मुझे कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो किसी व्यक्ति का क्या गुण है, क्या दोष है, उसका क्या उपयोग है, क्या दुरुपयोग है, ऐसे बहुत सी चीज़ों को भी साइकोलॉजिकल तरीके से समझना होता है कि क्या हित है, किसके लिए मुझे करना है, किसके लिए नहीं करना है। वो अलग कहानी है, लेकिन मैं तो कला बताता हूँ कि लोग कैसे कैसे कलाकार होते हैं। तो इस कलाकारी के माध्यम से हम लोगों को अपनी मैनेजमेंट को भी ध्यान रखते हुए इस विषय को आगे बढ़ाना है। एक अंतिम बात वो ये कि अभी हम लोग युवा इस नाते से अपनी विद्या का अध्ययन कर रहे हैं सारा, और इस विद्या में एक नई विद्या आ रही है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये चीज़, ये विद्या, ये साइंस, सब साइंस से भारी पड़ रही है, और इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, आज जो अच्छा सोच रखते हैं, अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति तो उसके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि इससे ये समस्याएं हल होंगी, ये समस्याएं हल होंगी, सब बताते हैं। और जो दूसरे ढंग से सोचते हैं वो कहते हैं कि ये विध्वंसक भी बन सकती है। जैसे परमाणु ऊर्जा है, ये परमाणु ऊर्जा अगर ठीक दिशा में लगाओगे तो इससे बिजली भी पैदा करोगे, इससे दुश्मन का मुकाबला भी करोगे, इससे बहुत तरह की ऐसी एनर्जी आपके काम आ सकती है। लेकिन अगर विध्वंसात्मक होगा तो इसका उपयोग कोई उल्टा हमारे ऊपर कर दे तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। जापान के 2 शहर इस न्यूक्लियर पावर की भेंट चढ़ गए थे। तो इस नाते से हर एक चीज का विध्वंसात्मक मामला भी होता है और इसका सदुपयोग भी होता है। उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति, उसका संस्कार कैसा है, उसको उसमें से क्या निकालना है, रचनात्मक काम के लिए उसका उपयोग करना है या विध्वंसात्मक काम के लिए करना है। एक AI के कार्यक्रम में मैं गया तो उन्होंने कहा कि AI का इतना उपयोग होगा आगे कि किसी व्यक्ति में कोई बीमारी है, किसी व्यक्ति की जीन्स वो डिसऑर्डरली हो गई है, उस डिसऑर्डरली जीन को ऑर्डरली करने में ये बहुत बड़ा काम आएगा। तो किसी एक खुराफाती व्यक्ति ने पूछ लिया कि इस डिसऑर्डरली को ऑर्डरली करते करते जीन को सुधार करने वाला व्यक्ति अगर किसी ऑर्डरली जीन को डिसऑर्डरली कर लेगा फिर क्या होगा? तो सब नाश हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो AI ऐसा विषय आने वाला है, आप लोगों के आज तो मोदी जी ने घोषणा की है कि हर सामान्य व्यक्ति के लिए भी AI का क्या उपयोग होगा, इस ओर हमको आगे बढ़ना है। AI का भी 3 दिन का सेमिनार यहाँ चल रहा है दिल्ली में, उस पर भी हमको अध्ययन करना चाहिए। हम अपनी क्षमता बढ़ाएं, हम समस्याओं को हल कैसे करना है उसकी ओर सोचें। और आज के इस अवसर पर मेरे मन में आया, जो मैंने बोल दिया, कितना उपयोगी है कितना नहीं है। उपयोगी हो उतना बांध के रखो, लेके रखो। जो आपको अनुपयोगी है उसको छोड़ के चले जाना, यहीं छोड़ देना। बहुत बहुत धन्यवाद।